सीपीएम के सीताराम येचुरी चुनाव पूर्व गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। ये बात वो कह चुके हैं, लेकिन सिर्फ केरल तक सिमट गए वाम दल हर कहीं सीटों के लिए लालायित हैं। वे केरल में किसी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन देश के हर राज्य में उन्हें सीटें चाहिए। यही कहानी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की है। दोनों अपने अपने राज्यों में किसी को सीटें देने को तैयार नहीं, लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में सीटें चाहिए, क्योंकि वे गठबंधन में शामिल हैं। सीटों का ये पेच ठीक वही सबसे ज्यादा फंसा है जहां से विपक्षी गठबंधन की गाड़ी निकली थी। 16 विधायकों के साथ बिहार में नीतीश कुमार सरकार को बाहर से समर्थन दे रही 3 प्रमुख वामपंथी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर बातचीत शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारा महाजंजाल बनेगा। विपक्षी दलों के महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सहयोगी दल कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के नेता नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बदले जेडीयू 2024 के लोकसभा में आरजेडी से ज्यादा सीट लड़ने की कोशिश कर सकती है। दोनों मिलकर 30 से 32 सीट खुद लड़कर बाकी 8 से 10 सीटों में कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों को निपटाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की चाहत को कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी होने देंगे, इसमें संदेह है। सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर लेफ्ट पार्टियां अलग राह भी पकड़ सकती हैं, जिसका खामियाजा कई सीटों पर महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बिहार में सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। ये तीनों पार्टी 8 लोकसभा सीटों की मांग कर रही हैं। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हम पिछली बार 4 सीट पर लड़े थे, इस बार भी कुछ सीटों को चिन्हित करके तैयारी कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी एकता का विश्वसनीय एजेंडा बने, इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा चुनाव एक आंदोलन बन जाए। भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के साथ साथ झारखंड में भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीट पूछने पर दीपांकर ने नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि माले, सीवान, आरा, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार की दूसरी बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने कहा कि लोकसभा सीट और उनकी संख्या के बारे में बातचीत आगे होगी। पांडेय ने जरूर कहा कि ये तय है कि महागठबंधन के साथ रहकर लड़ेंगे। पांडेय ने कहा कि बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई की परंपरागत सीट है, इसलिए इन दोनों पर हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि सीट तो बटेगा ही, लेकिन पहले एक साझी समझ तो बन जाए। ललन चौधरी ने कहा कि कोई एक दल सारी सीट तो लड़ेगी नहीं। चौधरी ने कहा कि सीपीएम 4 सीट पर तैयारी कर रही है, जिसमें उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और महाराजगंज शामिल है। तीनों लेफ्ट पार्टियों के बयान पर गौर करें तो लगता है कि सीपीआई माले 4 जबकि बाकी दोनों पार्टियां 2-2 सीटों पर दावेदारी की बातचीत शुरुआत कर सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी की योजना रहेगी कि माले को 2 और सीपीआई को 1 सीट देकर कांग्रेस को 4 से 5 सीट दी जाए। संभव है कि सीपीएम को कोई सीट न दी जाए, क्योंकि लोकसभा के स्तर पर वो किसी भी सीट पर इतनी मजबूत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर धूम धड़ाके से चल ही रहा है, पर बाबा का ये बुलडोजर अब अदालतों को भी रास आने लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले लो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में कोलकाता नगर पालिका को योगी मॉडल अपनाने की सलाह दे डाली। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए जरूरत पड़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध निर्माण मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस की एंटी एनक्रोचमेंट गैंग विंग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस के एंटी एनक्रोचमेंट गैंग डिवीजन के अधिकारी जानते हैं गैंगस्टर्स पर कैसे लगाम लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पुलिस और नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं कि किस बाहरी दबाव के साथ काम करना पड़ता है। अवैध निर्माणों के मामलों को हल करने के लिए योगी मॉडल अपनाने की सलाह देते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यूपी में योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर ले लें। 2021 में कोलकाता के मानिकतला मेन रोड निवासी रानू पाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर केस दायर किया था।
उनके मुताबिक एक पड़ोसी ने पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया। पड़ोसी ने घर की मरम्मत के लिए कलकत्ता नगर पालिका में आवेदन किया है और अवैध रूप से पड़ोसी इमारत के लिए सड़क का निर्माण कर दिया। नगर पालिका से शिकायत करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। वादी के वकील कमलेश भट्टाचार्य ने कहा कि यह मामला पहली बार 2018 में हाईकोर्ट में दायर किया गया था। इसके बाद जस्टिस देवांशु बसाक ने ढांचे को गिराने का आदेश दिया। उस समय नगर पालिका ने अवैध निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था, तब जाकर कहीं मामला निपटा। लेकिन 6 महीने बाद पड़ोसी परिवार ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया। मानिक तालाब पुलिस स्टेशन में बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को परेशान किया गया। 2021 में हाईकोर्ट में एक नया केस दायर किया गया। मामला जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच में सुनवाई के लिए आया। उसी साल 26 जून को जस्टिस गंगोपाध्याय ने पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया, उसके एक हिस्से को नहीं। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर पड़ोसी पर धोखाधड़ी के आरोप में 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस आदेश को चुनौती देते हुए परिवार ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने जुर्माने की राशि कम करने की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। इस बार भी पड़ोसी परिवार और मानिक तालाब पुलिस स्टेशन ने अदालत के आदेश को लागू नहीं किया। अभियोजक ने अदालत की अवमानना का मामला दायर किया। इससे पहले पड़ोसी परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिकतला थाने को भी मामले में शामिल करने और कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों का समर्थन तो हासिल कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि राज्यसभा के बिल के खिलाफ वे सारे एक साथ वोट कर पाएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तो कांग्रेस के अंदर ही केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर विवाद है, लेकिन इन सबसे दूर शरद पवार भी अरविंद केजरीवाल को झटका दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल सोमवार या मंगलवार को संसद के पटल पर रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि जिस दिन ये बिल पेश किया जाएगा, क्या उस दिन शरद पवार राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। जिस दिन सरकार सदन में ये बिल लेकर आ रही है, ठीक उसी दिन पीएम मोदी को पुणे में तिलक पुरस्कार दिया जाना है। ये तिलक पुरस्कार शरद पवार ही पीएम मोदी को देने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन की बात कह चुके पवार का क्या रुख रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस दिन ये बिल आता है उस दिन शरद पवार सदन में मौजूद रहें, लेकिन शरद पवार का सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब अजीत पवार गुट को लेकर उनका नरम रवैया सामने आता है। हालात तो यहाँ तक हो गए कि शरद पवार गुट के विधायकों ने ही एक बैठक में उनसे पूछ लिया कि अजीत पवार को लेकर कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रहे। इसके जवाब में शरद पवार ने इतना ही कहा कि मैं बीजेपी को समर्थन नहीं देने जा रहा। हाल के दिनों में अजीत पवार गुट के साथ उनके नेताओं का मिलना, अजीत पवार की तरफ से उनके गुट के नेताओं को दिल खोलकर विकास फंड देना, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे दोनों गुट एक होने वाले हैं। इसलिए भी माना जा रहा है कि शरद पवार सदन में नहीं आकर अरविंद केजरीवाल को झटका दे सकते हैं। दिल्ली अध्यादेश केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है, वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कई प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी राज्य के उपराज्यपाल की होगी, न कि दिल्ली के सीएम की। इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही उपराज्यपाल की होगी। इसी कानून को कायम रखने के लिए केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया था और इसी बिल को 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। केंद्र सरकार को यह अध्यादेश लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से दायर किए गए एक फैसले में उनके हक में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के समूह ए के अधिकारियों का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए क्योंकि वे जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास उनका नियंत्रण नहीं होगा तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसी फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार उपरोक्त अध्यादेश लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। इसके लिए राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश की बात करते हैं और कहते हैं कि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए तो फिर हरिवंश को उपसभापति के पद पर क्यों बैठा रखा है। लेकिन अब केंद्र सरकार के मंत्री ने पटना में नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है। इस ऑफर के बाद पटना की सियासी हलचल बढ़ गई है। वजह यह कि रामदास अठावले ने पहले शिवसेना को लेकर दावे किए थे। शिवसेना तो
एनडीए में शामिल नहीं हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना छिन गई और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सीएम बन गए। अब जेडीयू के साथ भी कुछ वैसा न हो जाए, इस बात की आशंका बढ़ गई। ये तो सब जानते हैं, चुनाव करीब आने पर जेडीयू में भगदड़ मचनी तय है, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीते कई सांसद महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे बड़ी वजह वोटों का गणित है, जो बीजेपी के साथ नहीं होने से बिगड़ गया है। वजह है कि पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। रामदास अठावले ने नीतीश कुमार को एनडीए में आने का ऑफर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग के अच्छे संबंध रहे हैं, नीतीश जी को फिर से वापस आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार समाजवादी नेता रहे हैं और हमारे उनसे बेहतर संबंध रहे हैं। इस दौरान रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार को मुंबई की बैठक में नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार भी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम से खुश नहीं हैं। ये नाम राहुल गांधी का दिया हुआ है। नीतीश कुमार अगर हम लोगों के साथ आते हैं तो बेहतर होता। बीजेपी ने कम सीटों के बावजूद नीतीश जी को सीएम बनाया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने पटना पहुंचकर अपने विभाग की योजनाओं की पिछड़ा और दलित वर्ग के अधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हमले हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए। इतने साल सीएम रहने के बावजूद काम कम हुआ। दलितों के लिए और योजनाएं बनाने की जरूरत है। बिहार में इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम है। इंटरकास्ट मैरिज पर बिहार सरकार 1 लाख रुपए देती है, वहीं केंद्र सरकार इंटरकास्ट मैरिज वालों को 2.5 लाख रुपए देती है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की। रामदास अठावले ने रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कहा, देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। पिछड़े के साथ सामान्य जातियों की भी जनगणना होनी चाहिए। रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट जारी होना बाकी है। पिछड़ा वर्ग को 3 भागों में बांटकर आरक्षण तय किया जाना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ, उस तरह बिहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 26 विपक्षी दलों का गठबंधन क्या सिर्फ संसद में हुड़दंग मचाने और एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए ही है? ये सवाल अब तेजी से उठ रहा है, क्योंकि जमीन पर जो हालात हैं उसे देखकर नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सकेगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को अपने ही सहयोगियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। वामपंथी दलों ने जो रुख अख्तियार किया हुआ है, उसके तहत उनका स्पष्ट मानना है कि वे केरल में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे। वामपंथी दलों के इस रुख से साफ है कि इन 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच परस्पर मुकाबला होना तय है। ये हाल कांग्रेस का दिल्ली और पंजाब में भी होने जा रहा है। एक तो कांग्रेस की दोनों राज्य इकाई अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन के खिलाफ, और दूसरे केजरीवाल भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनके लिए पंजाब और दिल्ली छोड़ दे। ऐसे में इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस को अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ सकता है। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों IUML और केरल कांग्रेस मणिगुट ने 18 सीटें जीती थीं, जबकि शेष 2 सीटें वाम दलों और CPM और RSP को मिली। CPI कोई सीट नहीं जीत पाई। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच हुआ। तृणमूल 22, भाजपा 18 और कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि वाम दलों को कोई सीट नहीं मिली। हालांकि उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस के 6% की तुलना कहीं अधिक 8% के करीब रहा। केरल में पिछले लोकसभा चुनाव में वाम दलों का साझा वोट प्रतिशत करीब 35% रहा। वाम दलों का मानना है कि केरल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, इसलिए वहां लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इससे राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। पश्चिम बंगाल में भी वाम दल अपने को खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। केरल यूनिट की तरफ से भी दबाव है। किसी भी सूरत में चुनाव में तृणमूल के साथ खड़े नहीं दिखना है, इसलिए इन 2 राज्यों में वाम दल गठबंधन के दलों के साथ ही मुकाबले में उतरने के लिए तैयार हैं। वाम दल शुरू से ही चुनाव पूर्व गठबंधनों के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में भी उनका मानना है कि इस प्रकार के गठबंधन राज्यवार स्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। वामपंथियों की राय में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना कहीं बेहतर है। वे इसके लिए 2004 के फॉर्मूले को आदर्श मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पुणे में पीएम मोदी के साथ मंच पर शरद पवार के होने की खबर से विपक्षी गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। खास तौर से अरविंद केजरीवाल तो ये सुनते ही भड़क गए। अपनी नाराजगी उन्होंने कांग्रेस को बता दी। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि शरद पवार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करें, इसलिए नाना पटोले ने भी कहा कि पीएम मोदी को अवार्ड दिया जाना अवार्ड की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। 1 अगस्त को पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नामक पुरस्कार दिया जाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शरद पवार को भी वहां मौजूद रहना है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों का कहना है कि मणिपुर और दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में जारी गतिरोध के बीच पवार का प्रधानमंत्री के लिए एक मंच पर दिखना न सिर्फ विपक्षी एकता पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि विपक्षी एकता को कमजोर भी दिखाएगा। इन दोनों ही मुद्दों पर अगले हफ्ते संसद में गर्मा गर्म बहस होने की संभावना है। ऐसे में दोनों नेताओं का साथ दिखना हाल ही में कायम हुई एकता का मोमेंटम बिगाड़ सकता है। ऐसे में कुछ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वे सीनियर पवार से बात करके मामले को सुलझाएंगे। सूत्रों का कहना है कि खड़गे जल्द ही शरद पवार से बात कर सकते हैं। इस दौरान वह विपक्षी एकता को कायम और मजबूत रखने के लिए कोई भी ऐसा कदम न उठाने का आग्रह करेंगे जिससे गठबंधन कमजोर दिखे। हालांकि इस बीच खबर है कि पवार ने कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया है कि वह दृढ़ता के साथ गठबंधन के साथ खड़े दिखें और मुंबई में सभी दलों की आगामी तीसरी बैठक को सफल बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। बताया जाता है कि शरद पवार ने मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी ये बात की। शरद पवार ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक की पूर्व संध्या पर एक बड़ी महाविकास अघाड़ी रैली आयोजित करने का विचार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत की पूरी तस्वीर ही पिछले कुछ सालों में बदल गई। जो शिवसेना बीजेपी के साथ थी वो टूट चुकी है और जो एनसीपी कांग्रेस के साथ थी वह भी दो फाड़ हो चुकी है। शरद पवार बीजेपी को चुनौती देने की बात करते थे, उनके भतीजे एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में लगातार जमीन पर समीकरण बदले हैं और उन्हीं बदलते समीकरणों ने कई नेताओं के सियासी ताकत को बढ़ाया और घटाया भी है। उद्धव ठाकरे स्वभाव से शांत, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी सियासत से राज्य के सीएम की कुर्सी तक संभाल चुके हैं। इस समय उद्धव अपने सियासी करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके पास न शिवसेना है न ही तीर कमान वाला चुनाव चिन्ह, लेकिन अपने बयानों से वे फिर सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार भी यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ बयानों और भाषणों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। जीतने के लिए जमीन पर टिकना होता है। कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, और अब इसी बात की कमी उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को है। उद्धव ठाकरे लगातार पीएम मोदी और अमित शाह को जुबानी चुनौती दे रहे हैं। एक बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपको मुझे खत्म करना है, चुनौती देता हूं, करके देखिए, हम भी देखते हैं। अब इस बयान को टिपिकल शिवसेना अंदाज वाला कहा जा सकता है, लेकिन शिवसेना वाली ताकत मिसिंग है। ये बात मानी जा सकती है कि शिवसेना को दो फाड़ किया गया, इस वजह से उद्धव की ताकत कम हो गई। लेकिन जब ये पार्टी एकजुट थी उस समय भी सियासी ताकत बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिकी। एक जमाने में जरूर शिवसेना को बड़े भाई वाली भूमिका में देखा जाता था, लेकिन समय के साथ और बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद जमीन पर समीकरण बदले। उन समीकरणों ने ही एक तरफ शिवसेना को 1999 में 69 सीटों से 2019 में 56 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ 56 सीटों से बढ़कर 105 सीटों तक पहुंचा दिया, यानी बीजेपी की 49 सीटें बढ़ गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।